स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब होता है स्पीशीज के अंदर बदलाव आना, एक प्रोग्रेसिव बदलाव आना। सो ये जो टर्म है स्पेशिएशन, ये डिराइव की गई है फ्रॉम द टू वर्ड सीइंग एंड अदर इज एशियन, और इसे हम बोल सकते हैं स्पीशीज, और जो एशियन का मतलब होता है प्रोसेस। मतलब स्पीशीज के अंदर प्रोसेस होना, एक्शन होना, जो कि इंडिकेट करता है कि स्पीशीज में लगातार चेंजेस हो रही है। ये जो कंसेप्ट है स्पेशिएशन का, जिस पर्सन ने दिया था उस पर्सन का नाम है ओरेटर एफ कूक। तो ओरेटर एफ कूक ने इसकी टर्म कॉइन की थी। बट अगर हम बात करें स्पेशिएशन के फादर को, हु इज द फादर ऑफ स्पेशिएशन, तो वो जो टर्म दी जाती है, जो क्रेडिट दिया जाता है, वो है अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ स्पेशिएशन, लेकिन हु कॉइन्ड द टर्म, दैट इज ओरेटर एफ कूक। अब यह भी बताया मैंने कि स्पेशिएशन लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि दो वर्ड है, सीइंग और स्पीशीज, दूसरा एशियन जिसका मतलब होता है प्रोसेस और एक्शन, जो कि ये इंडिकेट करता है कि स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, और उसमें ये ग्रेजुअल चेंज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, और अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज का निर्माण कर सकती है। डार्विन ने भी यही चीज बोली थी कि कोई भी स्पीशीज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उनमें बदलाव आता है, और वो एक स्पीशीज एक से ज्यादा स्पीशीज का निर्माण भी कर सकती है, या एकदम से दूसरी स्पीशीज का निर्माण भी कर सकती है। राइट? तो स्पेशिएशन कोई नई टर्म नहीं है, ये काफी सालों से, काफी जनरेशन से हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। अब स्पेशिएशन को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है एनाजेनेसिस और दूसरी होती है क्लैडोजेनेसिस। अब एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस ये दो टर्म्स हैं जो कि स्पेशिएशन के बारे में ही डिस्क्राइब करते हैं, बट दोनों में एक अहम डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, जो एनाजेनेसिस टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय जूलियन हक्सले एंड अर्नस्ट मेयर, बट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये टर्म कॉइन की गई थी, सो दोनों को इसका क्रेडिट दिया जाता है। एनाजेनेसिस क्या कहता है? कहता है कि लेट्स से एक स्पीशीज है ए, और जनरेशन टू जनरेशन जो है इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है जब ये ए स्पीशीज जो है ये बी में कन्वर्ट हो जाती है। राइट? तो इसमें क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस हो रही है, और इस ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से ए स्पीशीज इंटायरली बी में चेंज हो जाती है। तो एक ही स्पीशीज है, उसने दूसरी स्पीशीज का निर्माण कर दिया है, सो अब ए नहीं रही, अब एब्सोल्युटली बी स्पीशीज बन चुकी है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनाजेनेसिस कहते हैं। राइट? तो सोचिए, एक कोई फेलिन फैमिली की कैट लगा लो, वो थी, और उसकी जो स्पीशीज है आज से हजारों सालों के बाद तो वो वाली स्पीशीज ना रहे, कोई नई स्पीशीज बन जाए, लेकिन उस नई स्पीशीज को बनाने वाला यही फेलिन थी। तो आज के टाइम पे अगर वो ए से डिनोट किया जा रहा है, आज से हजारों साल बाद बी का अस्तित्व होगा, लेकिन ए आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि ए ने टोटलिटी बी में कन्वर्जन कर ली हुई है। दूसरी जो टर्म आती है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशिएशन, उसे हम बोलते हैं क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस का मतलब होता है ब्रांचिंग होना, और इसकी जो टर्म है वो कॉइन की थी बर्नार्ड रेंच ने। अब ये क्या कहता है? कहता है कि लेट्स से स्पीशीज थी ए, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, और इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन डिफरेंट टाइप की हो रही है, कुछ और डिफरेंट टाइप की हो रही है। तो एक स्पीशीज जो है वो मोर देन वन स्पीशीज का निर्माण करेगी। पहले में क्या था, एक स्पीशीज ने एक ही दूसरी स्पीशीज का
निर्माण किया, खुद उसमें कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब ए ने क्या किया, इधर बी स्पीशीज भी बना दी, इधर सी वाली भी बना दी और डी वाली बना दी। इट मींस एक स्पीशीज ने 3 नई स्पीशीज का निर्माण किया है। तो वो वाली प्रक्रिया जब एक स्पीशीज एक से ज्यादा स्पीशीज का निर्माण करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उस प्रोसेस को हम लोग क्लैडोजेनेसिस कहते हैं। तो एनाजेनेसिस में एक स्पीशीज धीरे 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 कन्वर्ट होके दूसरी स्पीशीज बन गई। लेकिन क्लैडोजेनेसिस में क्या हुआ, एक स्पीशीज जो है वो कन्वर्जन हो रहा था, उसमें मॉडिफिकेशन हो रही थी। तो इन द मीन वाइल कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से एक और ब्रांच बन गई, दूसरी ब्रांच बन गई, तीसरी ब्रांच बन गई एंड सो ऑन। तो एक स्पीशीज एक से ज्यादा स्पीशीज का निर्माण करती है। अब किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बदलाव आता है? अगर एक स्पीशीज है वो बदलकर दूसरी स्पीशीज बना रही है, या एक स्पीशीज एक से ज्यादा स्पीशीज का निर्माण कर रही है, तो कौन से मैकेनिज्म के तहत? सबसे पहले आता है आइसोलेशन ऑफ जीन पूल, कि जब तक स्पीशीज एक ही जगह पर रहेंगे तो उनके जीन में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट भी सेम है। तो सबसे पहले उनके जीन का आइसोलेशन में होना जरूरी है। तो लेट से यहां पर ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में कुछ जीन जो है वो इससे आइसोलेट हो गए हैं, और ये आइसोलेट किसी भी वजह से हो सकते हैं। बीच में कोई माउंटेन है, बीच में कोई रिवर है, मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर वगैरह आ चुके हैं, या फिर उसी एरिया में है लेकिन इन्होंने इससे कम्युनिकेशन छोड़ दिया है और डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हुआ है। अब चूंकि दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा तो इनके जीन में भी बदलाव आएगा, जो कि आइसोलेशन ऑफ जीन पूल का निर्माण करती है, मतलब उनके जीन पूल में ही वेरिएशन आ जाती है। दूसरा होता है जेनेटिक डाइवर्जेंस। देखिए जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज जो है वो फ्रेगमेंट हो गई है और वो अपने मेन पॉपुलेशन से अलग होके दूसरी जगह चली गई हुई है, तो सो लेट्स से दिस इज स्पीशीज ए। अभी ये भी ए ही है, लेकिन यहां पर एक बैरियर आ चुका है जिसने इन दोनों को अलग रखा हुआ है, क्योंकि यहां पर इन्वायरमेंट अलग है जैसे मैंने पहले ही कहा था। तो इनके जीन में वेरिएशन आएगी, जीन म्यूटेट कर जाएंगे, क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशन आएगी। तो ये क्या करेंगे, इनके क्रोमोसोम में बदलाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इनमें जो चेंजेस हैं वो एंसेस्टर पॉपुलेशन से रिमार्केबल अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्जेंस, कि जीन के अंदर डाइवर्सिटी हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है जो कि मेन पॉपुलेशन से अलग हो चुकी थी, क्योंकि अब टोटलिटी में वो नए ट्रेट अक्वायर कर चुकी है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अब इन दोनों के बीच में चाहे ज्योग्राफिकल बैरियर हो या ना हो, ये मेन पॉपुलेशन के साथ मिक्स भी हो जाए, बट अब वहां पर रिप्रोडक्टिव बैरियर बन चुका है, ये मीटिंग ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और इस स्टेज में हम बोलते हैं कि ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है ये एक नई स्पीशीज का निर्माण हो चुका है। सो नई स्पीशीज कैसे बनती है, मतलब स्पेसिएशन का क्या मैकेनिज्म होता है? पहले मेन पॉपुलेशन से थोड़ी सी पॉपुलेशन को अलग होना चाहिए, ताकि क्या आ जाए बीच में, आइसोलेशन ऑफ जीन पूल हो जाए। पॉपुलेशन अलग मतलब के जीन भी अलग। देन जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाए, उनमें म्यूटेशन उनका जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक होगी, और मेन पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट अलग है, तो नेचुरली बात है दोनों में वेरिएशन आ जाएगी। और जब ये वेरिएशन एड अप होती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उनके बीच में अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव बैरियर बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आ जाएगा, वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। और हम स्पीशीज को ही बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन होता है जो ब्रीडिंग कर सकता है विद इन द पॉपुलेशन, लेकिन दो स्पीशीज वो वाली होती हैं जो आपस में ब्रीड ना कर सके। तो जब एक स्पीशीज अपनी ही अर्लियर एंसेस्टर पॉपुलेशन के साथ ब्रीड नहीं कर पा रहा, इट मींस वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं, इट मींस अब वो दो अलग स्पीशीज बन चुके हैं। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं
जो कि स्पेशिएशन को फेवर करते हैं, जो स्पेशिएशन की प्रोसेस के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले तो नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, जब ए वाली स्पीशीज बी में कन्वर्ज हो रही हो, जब उसमें बदलाव हो रहा हो, तो ये बदलाव कुछ ऐसे होने चाहिए जो नेचर उसे फेवर करती हो। ऐसा ना हो कि इसमें कुछ ऐसा बदलाव हो रहा हो जो कि नेचर को फेवर ना करते हो। एक्सट्रीम ठंड में या एक्सट्रीम गर्मी में, या फिर एल्टीट्यूड हाई में, एल्टीट्यूड लो में, और ज्यादा लाइट होने से और कम लाइट होने से उस स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो जाए। तो इट मीन्स बदलाव के साथ साथ वो नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल सिलेक्शन में भी सिलेक्टेड होने चाहिए। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो वो तो ऑब्वियसली बात है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि जिसमें करेक्टर जो है वो बदलते हैं, फिक्स होते हैं रैंडमली, जिसमें सिलेक्टिवली कोई भी करेक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता। इसमें फिक्सेशन ऑफ द जीन जो है वो क्वाइट रैंडम प्रोसेस होती है। इसके लिए आप मेरा अलग सा टॉपिक भी देख सकते हो। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर लो स्तर की म्यूटेशन हो रही हो जिसमें एक आधा जीन म्यूटेट कर रहा है, तो थोड़ी सी स्लाइट स्पेसिफिकली अगर सोमैटिक वेरिएशन हो रही है, सोमैटिक जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो रही है, तो वो एक नई स्पीशीज का निर्माण नहीं करता। जब म्यूटेशन हाई लेवल की हो रही हो, क्रोमोसोमल लेवल की हो रही हो, तभी एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है। देन आता है माइग्रेशन। तो ऑब्वियसली बात है, माइग्रेशन का होना बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने यहां से दिखाया, एक स्पीशीज माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएगी तो मतलब वहां पर आइसोलेशन होगा, तभी पॉसिबिलिटी है स्पेशिएशन की। लेकिन माइग्रेशन कौन सी होनी चाहिए कि इमाइग्रेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लगातार एक दूसरे से दूर जाते रहे और फिर पास भी आते रहे, तो कभी भी उनमें रिप्रोडक्टिव बैरियर नहीं बनेगा। सो इनमें क्या है, माइग्रेशन होनी चाहिए इमाइग्रेशन टाइप की। मतलब कि यहां पर जो फेवर करता है वो इमाइग्रेशन फेवर करता है कि स्पीशीज अपनी मेन पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर जा रही है। इमाइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिर से अंदर नहीं आने चाहिए वापस। उनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, ताकि अब उनका एक अलग सा एरिया रहे और मेन पॉपुलेशन का अलग सा एरिया रहे। दोनों में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो माइग्रेशन एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिसाइडिंग द प्रोसेस ऑफ सो कॉल्ड स्पेशिएशन। देन हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता होगा कि बड़े सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं जिनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर कुछ हद तक अलाउड होता है, जब वो ब्रीड करते हैं तो उनकी जो स्पीशीज हैं वो एक नई टाइप की स्पीशीज बन के आती है। तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देन रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो। तो जीन का फ्लो जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पॉपुलेशन आइसोलेट होके अलग हो चुकी है, अभी भी वो रिप्रोडक्शन के लिए, मीटिंग के लिए मेन पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो। तो जीन फ्लो जो है जब ये रुक जाता है तो ये स्पेशिएशन के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्पेशिएशन। अब देखिए, स्पेशिएशन की बड़ी सारी टाइप्स हैं, मेनली 4 टाइप्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पैरापैट्रिक पॉपुलेशन, एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, है ना। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट कंटेंट तैयार करेंगे। अभी ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कि स्पेशिएशन होती क्या है, किसने इसका कंसेप्ट दिया, ये मेनली कितने टाइप्स की होती है, क्या इसका जर्नलाइज मैकेनिज्म होता है, कौन से फैक्टर हैं जो इससे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस प्रोसेस को या तो फेवर करेंगे या फिर हैम्पर भी कर सकते हैं। तो होपफुली आज के टॉपिक की एक बेटर बेसलाइन आपके दिमाग में तैयार हुई होगी। नेक्स्ट टाइम हम टाइप ऑफ स्पेशिएशन को 1 बाय 1 पकड़ेंगे और इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चे।